हम यही समझने, यही परखने के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं। पटना से कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के नेता संजीव सिंह कुछ वक्त बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से जेडीयू नेता नवल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप पंडित भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल का। सुधांशु जी, आपको लगता है नरेंद्र मोदी की सारी मेहनत पर पानी कहीं ना कहीं फिर गया है? पहले राहुल गांधी, उसके बाद पहले अरविंद केजरीवाल, फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े शोज और बड़ी रैलियां हो गई हैं। तो इससे उनकी मेहनत पे पानी कैसे फिरता है, मैं नहीं समझ पाया। कोशिश नरेंद्र मोदी की यही थी, एक तरह से माना जा रहा था कि शक्ति प्रदर्शन था। सुनिए ना जी, मैंने कहा मेरी बात सुन ले। 16 तारीख को दिन कितने बचे? आज 10 तारीख हो गई, खत्म हो गया चुनाव प्रचार। 6 दिन बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े दावे करके क्या फायदा निकलने वाला है? जिस आदमी को देश उम्मीद की किरण मान रहा हो, वाराणसी में इन लोगों के हाथ पराजित हो रहा होगा, ये शायद आपको भी कल्पना हो सकती है। मुझे नहीं लगता देश में किसी की कल्पना है। यानी कि सुधांशु जी, आपके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने जितना प्रचार किया वाराणसी में वो काफी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हेलीकॉप्टर राजनीति हो रही थी, 2 घंटे का सिर्फ प्रचार किया है। अरे कहां केजरीवाल जी को आप गंभीरता से लेती है? दिल्ली में काम छोड़ के भगोड़े की तरह भाग के आ गए, अगर यहाँ पे करते रहते हैं कुछ, उनको कुछ भी बातें करनी होती है कि किसको आप गंभीरता से लेती हैं। चलिए, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेमचंद जी, कांग्रेस को तो यहाँ पर मुख्य मुकाबले में माना ही नहीं जा रहा था। आपको लगता है राहुल के रैली करने से अब तस्वीर बदली है या पलटी है? देखिए, अगर इस देश के कुछ चैनल्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले से परिणाम घोषित करने के लिए लोग उतावले हैं। तो कांग्रेस को अगर कोई ये मान के चल रहा है कि बनारस से मुख्य मुकाबला में नहीं था और कांग्रेस आज के रोड शो के बाद मुकाबला में आ रही है, यह बीजेपी प्रायोजित मीडिया के उस हिस्से का प्रचार है जो अभी भी वास्तविकता को नहीं समझने को तैयार है। आज श्री राहुल गांधी के रोड शो में जिस बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है और जिस तरह से भीड़ उमड़ी लोकल लोगों का, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे प्रांतों से ढाए हुए लोग, राजस्थान के लोग नहीं थे, वो वहां के लोग थे। और 2 दिन पहले भी लोगों ने देखा है वहां कैसे बाहर के लोगों को टोपी पहना पहना के घुमाया है। ये चीज बनारस की लोकल जनता ने आज देखा है कि आम जनता किस तरह से राहुल गांधी के रोड शो में अपना पार्टिसिपेशन किया है। और यह एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक निराशा और बौखलाहट के दौर में है। रही बात जिस ढंग से बनारस में वातावरण को विद्वेष बनाने की कोशिश पिछले 2-3 दिनों से नरेंद्र मोदी जी के अभियान को लेकर हो रहा है, उनको उस बेनियाबाद की सभा उस एरिया में क्यों नहीं इजाजत दी गई, या बीजेपी वाले भी जानते हैं, सेंट्रल आईबी के भी लोग जानते हैं, स्टेट आईबी भी जानते हैं, वो सेंसिटिव एरिया था और जो नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि है उसे देखते हुए उन्हें वहां इजाजत नहीं दी जा सकती थी। वहां अगर लाखों की भीड़ जुटाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां स्थिति काबू से बाहर हो सकती थी और वहां हो सकता था हिंसा, हो सकता है कई प्रकार के विद्वेष के वातावरण बन सकते थे। इसलिए वो जो भी निर्णय लिया बहुत ही वाइज। चलिए, आप निर्णय की बात कर रहे हैं, वहां पर नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब अशोक जी का रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, ये बताइए, आपने तो फाइट पानवाला वर्सेस चाय वाला की बना दी थी। अब आपको लगता है कि क्योंकि अखिलेश यादव का आज रोड शो हुआ है, रैली हुई है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट को मिल सकता है, कैंडिडेट का हौसला बुलंद हो सकता है, लेकिन वोटर का क्या मूड बदल सकता है इस रैली के बाद? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो आखिरी चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, खासतौर से 18 सीटों पे, तो ये सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप हो, ये समझ गए हैं कि हमें वहां कोई वो सीट नहीं मिल रही है, वोट नहीं मिल रही है, जनता वहां नकार दिया है। तो इन्होंने पूरे जनता को, देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनारस में ये जो है रोड शो करने का काम किए हैं। और आज आपने देखा है कि इन लोगों ने या तो सुबह रोड शो किया है या तो रात को और शाम को रोड शो किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिलचिलाती धूप में रोड शो किया है। और कितनी भीड़ है आपने देखा है। हमको ये लगता है, पूरा विश्वास है, देश का सबसे बड़ा रोड शो हुआ है
और इसके साथ ही जो वहां के नोटा के प्रयोग करने वाले लोग थे, खासकर मत्स्य पालक थे या चौरसिया वर्ग के थे, वो पहले से जो है आसान्वित थे, पहले से उत्साहित थे और माननीय मुख्यमंत्री के जी के जाने से उत्साह और बढ़ गया है। और वहां लोकल जनता थी, ये कहीं बाहर से नहीं आई थी, ये बनारस गलियों से, शहरों से निकले थे। ये इसको देख करके ये जितनी पार्टियां हैं हताश और निराश हो गई हैं और कैलाश चौरसिया जी वहां जीत रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने से। और जो आप कह रही थी नोटा का जो लोग प्रयोग हो रहा है, उनको उनसे हमारी सरकार के नुमाइंदे मिले हैं, उनको याद दिलाए हैं कि हमने 2 साल में क्या किया है। हमने तालाब के जो पट्टे दिया है, उन आश्रयहीन लोगों के लिए मकान दिया है, उनके दुर्घटना बीमा दिया है, वो सब उनको गया है और हमारे सरकार के नुमाइंदे उनसे मिले हैं। सब लोग वोट करने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां जीतने जा रहा है। चलिए, जेडीयू नवल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नवल जी कहते हैं कि आप तो कह रही थी कि आम आदमी पार्टी को समर्थन कुछ देखने को मिला नहीं। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी वाराणसी पहुंचे थे और हमारा ऐसा साफ मानना है कि पूरे देश में गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद की जो बयार बह रही है, उसमें तीसरी शक्तियों का मजबूत होना न केवल समय की मांग है बल्कि देश के हित में भी है। बनारस में आप देख सरकार रही, उसने क्या किया, पिछले 5 सालों में हमने क्या किया। आज अगर नरेंद्र मोदी बाहर से आकर बनारस आते हैं और बनारस की तमाम विफलताओं के लिए अगर गिनाते हैं अपने भाषण में, तो उन्हें इसका भी जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी यहां से एमपी थे 5 साल, उन्होंने क्या किया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका क्या रोल रहा, क्या कभी उन्होंने बनारस के लिए आवाज उठाई? सुधांशु जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किया मुरली मनोहर जोशी ने? मुरली मनोहर जोशी ने क्या करा क्या नहीं करा, इसका जवाब तो आपको 12 तारीख को बनारस की जनता दे देगी। मेरा फिर आपसे कहना है कि इस सारे विषय को ट्रिविलाइज ना करिए। ये चुनाव जो है, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये इस समय देश की अस्मिता का जवाब देगी मित्तल जी, जनता जवाब देगी। तो आप इन चीजों की विफलताओं को गिना क्यों रहे थे? काउंसलर से लेकर अगर एमपी तक सभी बीजेपी के हैं, तो जनता कम से कम जवाब तो मांगना ही चाहती है ना कि किया क्या बीजेपी ने। मुरली मनोहर जोशी ने बनारस की किस समस्या के लिए आवाज उठाई, यह जनता जानना चाहेगी। उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो नरेंद्र मोदी उन विफलताओं को क्यों गिना रहे हैं? अब चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। संजीव जी कहिए। बनारस के लिए आपका कोई योगदान नहीं है। मैं सबसे पहले अपने दोनों विद्वान साथियों से कहना चाहूंगा, ध्यान दे दें डॉक्टर जोशी जी ने क्या काम किया है। पहले सुधांशु जी कह रहे थे प्याज की बात, प्याज तो इनको इतना रुलाई कि इनका इंडिया से आने का मुद्दा फेल हो गया और लगातार ये अब इनका सनराइजिंग नहीं सनसेट हो चुके हैं। ये दूसरी बात, डॉक्टर जोशी 5 सालों में 566 सवाल प्रश्नकाल में रखे गए और इस राष्ट्रीय नेता ने बनारस की न कभी बनारसी साड़ी के लिए कभी पूछा, न गंगा के लिए पूछा, न बनारस के विकास के लिए पूछा। एक भी सवाल संसद में डॉक्टर जोशी ने आरटीआई के तहत जवाब आया है, एक भी सवाल इस राष्ट्रीय नेता ने नहीं पूछा। बनारस दोबारा ठगने के लिए मौजूद नहीं रहना चाहता। चलिए, जेडीयू नेता नवल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, आपकी बात को हम समझ गए हैं, ब्रेक लेना होगा। नवल जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा था सुधांशु मित्तल जी को बोलते देखकर। सुधांशु मित्तल जी पढ़े लिखे विद्वान राजनेता हैं। इनके प्रचार अभियान की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करना है, महंगाई मुक्त नहीं करना है, बल्कि कांग्रेस मुक्त करना है। क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इतना नैतिक बल अब नहीं है कि वो राष्ट्र के समक्ष सामने आ रही समस्याओं पर मुंह खोलकर बता सके और जनता को बता सके कि हाँ, इन समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे पास ये विजन है, हमारे पास ये रणनीति है। तो ये केवल गैर जरूरी मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कभी ये जाति का मुद्दा उछाल रहे हैं, कभी ये संप्रदाय का मुद्दा उछाल रहे हैं और जनता इनकी पूरी रणनीति है। आप विजन की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने, मोदी ने एक विजन डॉक्यूमेंट वाराणसी के लिए रिलीज किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे कि उस विजन डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है जो वोटरों को लुभा सकता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि काशी के कुरुक्षेत्र में बाहरी वर्सेस भीतरी ये मुद्दा कितना बड़ा है। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं, पॉलिटिकल पारा लगातार जारी है, आप चलते रहिए समय के साथ। आखिरी दिन वाराणसी का मिजाज जानने की कोशिश की समय संवाददाता रविकांत ने, आपको दिखाते हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। सही है कि सब ताकत दिखा दी अपनी, लेकिन मोदी सबसे 20 है। उसके जोर शो में जितनी भीड़ थी, जितना पब्लिक से समर्थन मिला, किसी पार्टी को नहीं है। मोदी मोदी, बनारस के लिए मोदी मोदी। यदि ये चुनाव के अतिरिक्त भी यदि ऐसे ही
हर शहर में जा कर के शहर की जनता के बीच में पहुंच कर के उनसे मुखातिब होकर के उनका हाल चाल लें, उनकी समस्याओं को सुने, तो हमें नहीं लगता कि अपनी वास्तविक जो है छवि दिखाने के लिए नेताओं को यहाँ बार बार इस प्रकार चुनाव के समय आना पड़ेगा। मोदी जी के लड़ने से पूरा विश्व का मीडिया और जो उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, इन लोगों ने इस चीज को रोचक बना दिया है। बाकी जीत मोदी जी की होगी। सबसे कमी हम लोग हैं, हम लोग जो जनता है ना, हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग के सारे पैसे होते हैं और हम ही लोग बेवकूफ़ बनते हैं, ऐसे लोग राज करते हैं, तो हम लोग की सारी कमी है ना। सब तो लोग लूट ही रहे हैं। तो इस बार क्या सोच, जो मुद्दे को लेके चले हैं ना, तो वो केजरीवाल जी चले हैं। और जो आप भारत देश की सोच रहे हो, और जितना करप्शन, जितना यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप लेके चलोगे तो केजरीवाल जी को लेके चलो। और मीडिया को भी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी के यहां से चुनाव लड़ने से, वाराणसी से चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं वीवीआईपी सीट तो बन गई है वाराणसी। नतीजों के बाद आपको लगता है इस सीट को फायदा होगा, वाराणसी को फायदा होगा? मैं इस बात को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा कि ऐसा माने कि एक लोकतांत्रिक कनात है और व्यवस्थागत कारणों से इसमें इल्लियाँ लटक गईं, और इन इल्लियों के होते हुए ये सारी स्थितियां अब हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये जैसे वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि उषा संयम खो दे और किरणें संवला जाएं और सारी सूरजमुखियां अकुला कर कुम्हला जाएं और शर्त बदे अंधियारा आंखों में समा जाने की, तब क्या करना होगा? तब एक परिवर्तन की बात होगी, जिसे जयप्रकाश ने कहा था कि ये संपूर्ण क्रांति का दौर है, सब कुछ बदलाव का दौर है। और धीरे धीरे ये क्रमागत बदलाव साफ साफ दिखाई देने लगा है। और ये जिस क्रमागत बदलाव के कारण ये बदलाहट दिखाई दे रही है, जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि बनारस का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। स्थानीय मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव कभी लड़ा ही नहीं गया। 1952 से लेकर अब तक कोई चुनाव लोकसभा का स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, तो यहाँ भी नहीं लड़ा जाना चाहिए था, और वो लड़ा जा भी नहीं रहा है। इस लोकसभा चुनाव की खासियत, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बालक फरीद, किसी चैनल पर भी दिखाई दिया, एक अखबार ने उसके बारे में छापा भी, वो फूल का व्यापारी है। उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम इस बार क्या करोगे? तो उसने कहा मैंने तय किया है कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा। उससे पूछा मोदी को वोट क्यों दोगे जी? उसने कहा कि मैंने तो सारे फूल जो पहले बिकते थे अब नहीं बिक रहे हैं। वो चूंकि रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार निर्माण की बात कर रहे हैं और उस विकास की बात कर रहे हैं जो हमारे घर से, गांव से देश तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा वोट इस बार मोदी को है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फरीद है, यह उसकी जो मान्यता है, यह बात सब लोगों को समझनी होगी कि यह बदलाव किस दिशा में जा रहा है और किसके अर्थ इसके। समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी कहिए। दो बातें मैं पूछना चाहूंगा प्रदीप जी से। ये कह रहे थे कि रोजगार की बात वो कर रहा था लड़का फहीम। मैं पूछना चाह रहा हूं, बुनकर समाज बनारस में है, क्या उसकी बात जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे जो जोशी जी थे, क्या उन्होंने उठाया? या मोदी जी आकर के क्या मिले? दूसरी चीज, वहां केवट समाज है, क्या उनके बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की? अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे बुनकर के लिए चाहे केवट के लिए। चलिए, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ मौजूद है, जवाब ले लेते हैं अशोक जी। सुधांशु जी, विजन डॉक्यूमेंट तो रिलीज कर दिया है, उसमें क्या कुछ है? मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो मुझे ये आपको बताने में शायद संभव ना हो कि क्या है। लेकिन मैं अभी बुनकर समाज की बात हो रही थी, अगर आपको मोदी जी का ध्यान में भाषण, उन्होंने कहा था कि सूरत के बुनकरों और यहाँ के बुनकरों में बहुत आपसी संबंध है और उनकी स्थिति जैसे अच्छी है, यहाँ के बुनकरों की स्थिति अच्छी करने का उत्तरदायित्व तो जिम्मा मैं लूंगा। मैं एक ट्विटर पे एक आया हुआ अजीत अंजुम जी, आप सब जानते हैं, उनका ट्विटर पढ़ के जरा सुना दूं आपको। मोदी, बनारस में मोदी जीतेंगे ही जीतेंगे, ये मेरा आकलन है। गलत साबित हुआ तो मानूंगा कि अंडर करंट को नहीं समझ पाया, ये सत्यता है। यहाँ पे मैं इसलिए बहस नहीं करना चाहता कि अब तो खत्म नहीं बहस। सुधांशु जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो पहले आप सुन लीजिए। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि अगर वडोदरा और वाराणसी दोनों सीटों पर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो वाराणसी सीट को वो रिटेन करेंगे। क्या ये कोई बड़ा सियासी दाव है जो पार्टी चल रही है? सियासी दाव नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो हालत है,
उसको देख के नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, 80 लोकसभा के सदस्य आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विकास के नाम पर जो हालत है उत्तर प्रदेश की उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने तय करा हुआ है कि मैं अपना सारा योगदान जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, वाराणसी के विकास के लिए करना चाहता हूँ। तो स्वाभाविक है। लेकिन सुधांशु जी, इससे पहले तो हर बहस में ये कहा गया था कि पहले सीट जीतेंगे उसके बाद ये फैसला लेंगे कि कौन सी सीट रिटेन करनी है। अब आज जब प्रचार का आखिरी दिन है, परसों मतदान होना है, तो राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये वाराणसी की सीट रिटेन करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना यहाँ की इस चुनाव के दौरान और इस सारी व्यवस्था को देखते हुए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कहाँ पे पड़ती है। चलिए, जिम्मेदारी बढ़ रही है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने आखिरी फैसला ले लिया है कि अगर दोनों सीटों पर जीतते हैं, वाराणसी सीट पर जीतते हैं, वडोदरा सीट पर जीतते हैं, तो वाराणसी सीट को ही रिटेन करेंगे, यानी कि यहां पर ही वो सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेमचंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दो चीज कहना चाह रहा हूं। एक, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंडित जी वहां बैठे हैं, उन्होंने जिसे कोट किया है कि रोजगार उत्पन्न होगा, जो विज्ञापनों को देख के जो एक वातावरण इस देश में बना है, अरे रोजगार और शिक्षा तब होगा ना जब देश में शांति होगी और अमन चैन होगा। जिस शैली की राजनीति नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी करना चाहते हैं, जो करते रहे हैं, तो इस देश में अशांति जब फैल जाएगा तो रोजगार और शिक्षा कहां होगा। नंबर 2, राजनाथ जी ने जो बयान दिया है वो बयान ही साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं बनारस में वीक पड़ रहे हैं, और उनके ऊपर ये सवाल उठ गया है कि ये जीतने के बाद वहां चले जाएंगे, वडोदरा, यहां से कोई लेना देना रहेगा नहीं। और जिस तरह से मोदी जी लगातार यूपी, बिहार और बंगाल के चुनाव आयोग पर अटैक करते हैं कि यहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तो ये सब बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ये तमाम घटनाएं ये साबित करती हैं कि बिहार, यूपी, बंगाल, इन राज्यों में बीजेपी का रथ जो है पंचर हो गया है, यहाँ उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। सुधांशु जी, ऐसा हुआ है क्या अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की रैली के बाद बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा? क्या कमजोर पड़ कहीं ना कहीं नजर आ रही है बीजेपी? बनारस की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, वो अमेठी तक में कुछ नहीं कर पाए, एक रैली तक तो कर नहीं पाए, रोड शो के नाम पे 500 आदमी नहीं इकट्ठा पाए। कहाँ की बात आप लोग कर रहे हैं। और जहां तक मिश्रा जी का सवाल है, मैं तो एक अपना वो मेरा एक वो शेर है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है। चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव सिंह कुछ कहना चाहते हैं, बहुत वक्त से इंतजार करते हैं। संजीव जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद रुक करना चाहेंगे एसपी नेता अशोक देव जी का। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने ताजी खबर बताई कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि मोदी जी के बारे में, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वडोदरा मेरा हृदय है। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि 25 साल से बनारस को पेट समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने खूब कमाया चमाया है। तो पहले तुमसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी चीज, विकास की बात कर रहे हैं, 100 नए शहर बनाएंगे। डॉक्टर जोशी इनके मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। एक शहर जिसके बारे में 5 साल डॉक्टर जोशी ने कभी नहीं पूछा, ये लोग किस तरह के विकास की बात करते हैं। और जहां तक रह गई रैलियों की बात, नरेंद्र मोदी जी ने और राहुल गांधी ने, आप अमेठी का चुनाव देखिए, एक दिन पहले नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, एक दिन पहले राहुल गांधी आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में आपसी समझबूझ है, आपसी समझौता है। आम आदमी पार्टी की बढ़ते जनाधार के बीच में, जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम इन दोनों लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी भी। चलिए, जेडीयू नेता नवल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नवल जी, आप लोग तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग की बात हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, आपको क्या लगता है? बड़ी समझदार है, बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जी। अभी कल या परसों मैं वेंकैया नायडू जी का बयान पढ़ रहा था, जिसमें नायडू साहब कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे भी रह जाएगी तो भी नरेंद्र मोदी जी बदले नहीं जाएंगे, यानी हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बदला नहीं जाएगा। तो इससे तो इतना तो स्पष्ट है कि अभी से इन लोगों को डर सताने लगा। एक दूसरी बात है कि अभी पंडित जी बड़े शायराना और साहित्यिक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पोषण कर रहे थे। मैं एक बात उनसे पूछना चाहूंगा
कि आर्थिक विकास और खासकर रोजगार सृजन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विगत इतिहास को देखते हुए अभी जो बीजेपी का अप्रोच है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी रोजगार सृजन के मुद्दे पर देश को कोई राहत दे पाएगी? खासकर इस बात को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकारी सेवाओं में विज्ञापन निकालने पर भी रोक लगा दी गई थी, सरकारी सेवाओं में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। तो यदि आप जनता के सामने वित्तीय इंतजामात की चर्चा नहीं करते हैं, आप ये नहीं बताएंगे कि हम वित्तीय संसाधनों को कैसे गतिशील करेंगे, और केवल आप झूठ मूठ का नारा देंगे कि मैं सारे लोगों को रोजगार दे दूंगा, मैं देश का विकास कर दूंगा, ये सवाल बड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। यदि आप कल्याणकारी उपायों की लोक लुभावनकारी घोषणा कह रहे थे, ये बुनकर समाज की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये बुनकर की क्या करेंगे कल्याण। इन्होंने गुजरात में बुनकर समाज के 187 में से 147 लघु उद्योग बंद करा दिया। इन्होंने गंगा को कहा कि अहमदाबाद साबरमती हम बना देंगे, और वहां का जो दमन गंगा है, प्रदूषण हो गया है। वहां के जो मल्लाह हैं, वो जो रोजी रोटी इन्होंने छीन लिया है, वो आत्महत्या करने का कगार पे हैं। रह गई बात प्रदीप जी की, जो प्रदीप जी बार बार कह रहे थे, इन्होंने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी भी वही करेगी जो कांग्रेस कर रही है, और देश की जनता इन दोनों को नकार दिया है। आज तीसरी मोर्चा जो है देश में बहुमत की तरफ बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप जी बताएं कि कैसे महंगाई दूर करेगी कांग्रेस और बीजेपी। चलिए प्रदीप जी से सवाल भी लेंगे। अशोक जी बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है, जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि काशी के जो 16 लाख वोटर हैं उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है और उनके लिए बड़े मुद्दे आखिरकार है क्या। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। पॉलिटिकल पारा लगातार जारी है, आप चलते रहिए समय के साथ। की कोशिश कर रहे हैं कि काशी का किंग आखिरकार कौन बन सकता है और मुद्दे क्या हैं जिन पर 16 लाख वोटर घर से बाहर निकलेंगे, 12 मई को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, वोटर के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्योंकि तमाम बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने रोड शो किया है, रैली की है, अपनी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, अपने कैंडिडेट के हाथ और मजबूत किए हैं, लेकिन वोटर क्या चाहता है इस वक्त वाराणसी का? मित्रों के जवाब भी उसमें शामिल हैं। कन्फ्यूशियस ने एक सवाल पूछा था कि पहाड़ की पीठ से गिरता हुआ पत्थर गति करता है कि प्रगति। इसी गति और प्रगति के विवाद में यह सवाल भी शामिल है जिसमें विकास जैसा मुद्दा आया जी, और विकास जैसे मुद्दे पर सारे लोगों की सहमति हो रही है धीरे धीरे। मैंने जो फरीद का उदाहरण भी थोड़ी देर पहले दिया तो वो भी ये था कि वो मानता क्या है, संप्रेषित क्या हो रहा है, बात कम्युनिकेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बात लोगों तक ये कम्युनिकेट हो रही है कि विकास के लिए अब सामुदायिक ढांचे को की मान्यता मिल रही है। अभी एक साहब ने कहा कि साहब वो शांति का क्या होगा, अगर शांति होगी तभी तो विकास आगे बढ़ेगा या रोजगार सृजित होंगे, पद सृजित होंगे वगैरह वगैरह। ये जो मसला है, अभी एक नरेंद्र मोदी की सभा हुई, उसमें पीछे राम का चित्र था। लोगों ने कहा इससे जो है सांप्रदायिक भावना उभर रही है, ये कर रही है। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है मैं इस पर नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि अगर राम कोई मिथक है या यथार्थ है। प्रदीप जी मुद्दे पर वापस लौटते हैं, क्या लगता है वोटर के लिए क्या चीज ज्यादा है? मुझे इसे कंप्लीट करने दें। वो ईश्वर है या पितृपुरुष, और अगर वो एक परिकल्पना है तो फिर ये प्रश्न का ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए, और अगर वो परिकल्पना नहीं है तो फिर उस पर दूसरी तरह से बात होनी चाहिए। तो शांति के मसले कौन खड़े कर रहा है या अशांति के सवाल कौन उठा रहा है? तो ये अशांति के पत्थर हैं जो फेंके जाते हैं। प्रदीप जी, एक वोटर के लिए अहम चीज क्या है? बाहरी वर्सेस भीतरी की बात है कि जो कैंडिडेट है वो वाराणसी का ही हो या फिर कोई बाहर से हो। मुद्दा विकास का ज्यादा अहम है या जातिवाद इस बार हमेशा की तरह हावी रहने वाला है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी चुनाव में जो स्थानीय प्रत्याशी होता है उसे साइकोलॉजिकल ज्यादा लाभ मिलता है। तो बनारस में भी अजय राय चूंकि लोकल हैं, उन्हें निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है, और वो एक दमदार नेता है, लोकप्रिय नेता है, 5 बार से एमएलए रहे हैं, और निश्चित तौर पे वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे ऐसा मेरा मानना है। और राहुल जी के आज रोड शो में जिस तरह से लोकल जनता रोड पर उतरी, हम हरियाणा दिल्ली से लोगों को नहीं लाए थे केजरीवाल जी की तरह और बीजेपी की तरह बाहर से टोपी पहना के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था आज के रोड शो में कि बनारस की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है कि परसों क्या करने जा रहे हैं। प्रेमचंद जी अब ये भी बता दीजिए, मुख्तार अंसारी के समर्थन का कितना फायदा मिलेगा आपकी पार्टी को? 17% मुस्लिम वोट बैंक पर आदमी के समर्थन का लाभ हमको मिलेगा। जो भी सेकुलर मिजाज का आदमी है बनारस का,
वो हमें मदद कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो 10 साल हमने उपलब्धियां इस देश की सरकार को के द्वारा जनता को दिया है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, रोड बनाने के क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट के सेक्टर में हो, वो लोगों को दिख रहा है। और एक मजबूत सरकार, जो सबसे बड़ी चीज है, स्टेबल गवर्नमेंट। ये दिल्ली का चुनाव हो रहा है, ये खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए जो कैसे 272 होगा, अभी से जोड़ तोड़ हो रहा है। मायावती जी को पटाओ, ममता जी को पटाओ। चलिए सुधांशु जी बहुत वक्त से मुस्कुरा रहे हैं। सुधांशु जी, आपको लगता है लोकल वर्सेस बाहरी एक बड़ा मुद्दा है, पैराशूट कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है? यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है, सुशासन का, विकास का, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन का, महंगाई कम का, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, ये मुद्दा है। भविष्य जो है उज्जवल हो, ये मुद्दा है। ये छोटे छोटे मुद्दे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। अपना दल के साथ की जनता जो है, अपना दल के साथ बीजेपी ने जो समझौता किया था, सुधांशु जी आपको लगता है उसका फायदा मिलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 लाख जो पटेल वोटर्स हैं वो इस वक्त बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा है, एनडीए जो है, एनडीए के सारे दल जी एकजुट होके एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उस जिस दल की जहां जहां अपनी शक्ति होगी, उसका स्वाभाविक तौर पे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहना कि इसका नहीं मिलेगा, ये तो बात ही नहीं है। पर इसलिए आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत ही प्रबुद्ध जनता है वाराणसी की, और ये जनता जो है, ये मार्गदर्शक है इस देश की। ये अपने आप देश को मार्गदर्शन देगी, ये दिखाएगी कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े होके इन्हें देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया है जो भारत को एक उज्जवल भविष्य के लिए जी, बस 2 मिनट मेरे पास बाकी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अमेठी से राहुल बाबा और बनारस से मोदी जी आने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल जी आने वाले हैं। केजरीवाल जी के लिए इसलिए कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद बनारस की जनता अगर सच्चा सपूत देख रही, सच्चा लाल देख रही है, तो अरविंद केजरीवाल को देख रही है, जो आने वाली राजनीति को, भारत की राजनीति को सुदृढ़ करना चाहता है, उस युग में ले जाना चाहता है जिसमें हमारे उस क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत को आजाद कराने की अपनी जान की बाजी लगाई। समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव जी हमारे साथ मौजूद है। 2014 के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड बनारस में समाजवादी पार्टी कहां है? सूबे में सरकार आपकी है। देखिए, इसके पहले मैं प्रदीप जी का एक जवाब दे दूं कि अमित शाह साहब ने आजमगढ़ पूरे जिले को आतंकवादियों का गढ़ कहा। क्या यही शांति का तरीका है? एक लड़की, केवल उसका अपराध यही था, मुसलमान लड़की थी। अशोक जी, वक्त की बेहद कमी है, वक्त की कमी है, आप अपनी बात रखें। उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। वाराणसी का विषय है। देखिए, रह गई बनारस की बात। बनारस में हम जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुमत में जीत करके केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बन रही है। माननीय नेताजी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप ये देखिए, 16 तारीख को पता लग जाएगा। प्रेमचंद जी, ये नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल में कांग्रेस कहां है? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और कोई कहीं नहीं है। और अगर लाल बहादुर शास्त्री की तुलना अरविंद केजरीवाल जैसे अराजक आदमी, एक गैर जिम्मेदार नेता से की जाती है, तो मैं समझता हूं यही शास्त्री जी का अपमान करना है। ऐसे अपमान, ऐसे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री से तुलना मत करिए। ये टोपी जेडीयू नेता नवल शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? दिल्ली में आपने क्या किया, सबको पता है। वक्त की कमी है नवल जी, जल्दी अपनी बात रखिए। काशी की जनता नरेंद्र मोदी को तो स्वीकार कर ही चुकी है, कांग्रेस को भी स्वीकार कर देगी, और काशी की जनता फिर से एक बार इस बात का परिचय देगी कि काशी का जो मिजाज है, काशी की जो संस्कृति है, वह फिर से काशी में जीतेगी, और इन दोनों शक्तियों को नकार कर तीसरी शक्ति को स्वीकार करेगी। क्योंकि मेरा ऐसा साफ मानना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। माफी चाहूंगी प्रदीप जी से, क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाए, लेकिन वक्त मेरे पास फिलहाल इतना ही है। पॉलिटिकल पारा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।